हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 11th का बायोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये चैप्टर किससे डील करता है, तो ये हिस्टोलॉजी है, स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं। हिस्टोलॉजी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। वही स्ट्रक्चर बनाता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट किया था कहाँ तक, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स तक। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में आपने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं उनका बेसिस क्या था। तो बेसिस था नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू में नंबर ऑफ सेल्स के लेयर कितने होते हैं, लेयर के बेसिस पे जो है एपिथेलियल टिश्यू को सबसे पहले दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, फर्दर हम लोग आगे बढ़े थे। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू किसको कहेंगे, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में आपने देखा था कि सिंपल इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें एक ही लेयर था, सिंगल लेयर। ओके, सिंगल लेयर के आपने देखा कि सिंगल लेयर के जो सेल्स थे, ग्रुपिंग थे सेल का, उसमें उसको सिंपल एपिथेलियम कहा गया। फर्दर इसी में एक से ज्यादा लेयर अगर बन गया तो उसको कहा गया था आपका कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, उसके बाद फर्दर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को डिवाइड किया गया स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के। उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं खासकर, उसके बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उस 3 टाइप्स के नाम क्या थे, तो सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। आपके बुक में से सिंपली स्क्वायमस एपिथेलियम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप स्क्वायमस एपिथेलियम याद रखें। ऐसे सिंपल से याद रखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि एक सिंपल है तो दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप्स होता है। ओके, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी का एकदम एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है इससे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स जो हैं वो आपका स्क्वायमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर एपिथेलियम में क्या क्या होते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहां पे नाम से ही क्लियर है, नाम से ही। ओके, स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस। तो स्क्वायमस एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। स्क्वायमस मतलब टाइल्स की तरह। ओके, इसमें किसी और बुक में लिखा हुआ भी है कि बिल्कुल टाइल्स की तरह ये दिखता है। घरों में जो टाइल्स लगा रहता है ना, उसी को कहते हैं स्क्वायमस एपिथेलियम। तो टाइल्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको जो सेल होंगे वो क्या होंगे, फ्लैट सेल होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे। ओके, इसके जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। ऐसे आप देखेंगे ये स्क्वायमस एपिथेलियम है। इसका डायग्राम आप बुक से भी बना सकते हैं, तरह से बिल्कुल लगेगा ये टाइल्स की तरह। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके जो न्यूक्लियस है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी चीज को आप फ्लैट करेंगे तो उसका न्यूक्लियस भी फ्लैट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस भी क्या होगा, फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है ना, क्या होता है कि फ्लैट का मतलब होता है चिपटा। ओके, बिल्कुल चपटा, ऐसे फ्लैट। अगर कोई चीज फुला हुआ है उसको दोनों साइड से आप ऊपर से दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। तो अगर उसके अंदर कोई भी चीज है तो वो भी फ्लैट हो जाएगा। तो अगर कोई सेल है, ये सेल है, ओके, ये सेल है, अगर इस सेल को ऊपर से हम अगर दबाते हैं, फ्लैट करते हैं, तो उसके अंदर का पार्ट भी क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी स्लाइटली फ्लैट हो जाता है। तो इसलिए लिखा गया यहाँ पे, आप देखेंगे कि फ्लैट सेल के बने होते हैं। न्यूक्लियस कैसा होगा, तो न्यूक्लियस भी
फ्लैट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस होगा बिल्कुल। ओके, ऐसा कोई भी इसमें टिश्यू नहीं है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, सभी में न्यूक्लियस होंगे। उसके बाद इरेगुलर बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब क्या हो, जो रेगुलर नहीं हो कहीं से भी। तो यहाँ पे जो बाउंड्री आप देखेंगे कहीं से भी शुरू हो जाएगा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन बाउंड्री हो। तो इरेगुलर बाउंड्री जो है ये फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। ये भी याद रखेंगे, टेसिलेटेड एपिथेलियम, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। टेसिलेटेड का मतलब ये होता है इरेगुलर, जो और इसके बाद पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है इसको, पेवमेंट। ये तीनों वर्ड आप लिखेंगे, टेसिलेटेड एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, इरेगुलर बाउंड्री फॉर्म करता है। इसलिए पेवमेंट क्या होता है, जो रास्ता होता है, जो हम चलते हैं फुटपाथ पे जो रास्ता होता है उसको पेवमेंट कहा जाता है, और उसी के स्ट्रक्चर का होता है ये, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा गया है। क्लियर, यहां पे कोई डाउट नहीं। डिफ्यूजन बाउंड्री ये क्या बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। अब देखिए बेसिक चीजें हैं इसमें, ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो डिफ्यूजन वर्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है एंड बायोलॉजी में भी, क्लास 9th में भी ये चीजें लिखी हुई हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन, ओके। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन सिंपल है कि डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों में होता है, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा एंड गैस में भी होगा, डिफ्यूजन होगा। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री को ये बनाता है। कैसे बनाता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो डिफ्यूजन, सबसे पहले आप ये समझ ले कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन होता है ना कि अगर कोई मेम्ब्रेन है, ओके, कोई भी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन अगर है, तो यहाँ पे देखेंगे उस मेम्ब्रेन से अगर सब्सटेंसेस का, सॉलिड लिक्विड गैस का जो अक्रॉस मूवमेंट होता है, यानी कि जाएगा और आएगा, तो अक्रॉस मूवमेंट अगर होता है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। सिंपल, डिफ्यूजन, ओके। डिफ्यूज हो जाना, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाना, सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों में होता है। तो डिफ्यूज होना है, तो डिफ्यूज हो जाना यानी कि कैसे डिफ्यूज हो जाना, तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है, जो इस जो सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन माने कि सांद्रता आप कह सकते हो, सांद्रता। तो कंसंट्रेशन जो होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है, हायर से लोअर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि आप अगरबत्ती, ओके, अगरबत्ती जो है अगर आप जलाते हैं, जैसे घर के किसी कोने में आप अगरबत्ती को आपने रख दिया, तो क्या उसकी जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है उसकी, क्या आपके पास जाएगी? नहीं जाएगी। जब अगर उसी को आप जला देते हो, अगरबत्ती के स्टिक को आप जलाते हो, तो क्या होता है, वो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। यानी कि कंसंट्रेशन लेवल, हाई कंसंट्रेशन वहां था और लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ पूरे रूम में उसके बाद उसकी सुगंध जो है फैल जाती है। दिस इज डिफ्यूजन। तो देख रहे हैं ये डिफ्यूजन हो रहा है। तो इसी तरह से डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बाउंड्री ये क्रिएट करता है स्क्वामस एपिथेलियम जो है आपका, और वो कहाँ कहाँ करेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स ऑफ एल्वियोलाई जिसको एयर सैक भी कहते हैं, एयर सैक लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एयर सैक, ओके, एयर सैक्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका लोकेशन, अब हम लोग लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो लोकेशन, बोवेंस कैप्सूल, बोवेंस कैप्सूल किडनी में होता है। बोवेंस कैप्सूल जब हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन फिजियोलॉजी इन एनिमल्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, किडनी के बारे में, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हायर एनिमल्स में, ओके। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उसमें एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो किडनी कहलाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग में भी ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो उसके अंदर वोमेन्स कैप्सूल होता है, इसका डिटेल हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखें, जो उस वोमेन्स कैप्सूल जो बना होता है वो स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डिफ्यूजन बाउंड्री को वहां पे क्रिएट करता है, फिल्ट्रेशन में ये पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी चर्चा हम लोग उस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप
लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, अभी मैंने बताया लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, जिसको एयर सैक कहते हैं, छोटे छोटे गुब्बारा टाइप का होता है, उसको, उसके जो बाउंड्री होते हैं वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है आपका ये स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। काफी थीन लेयर होता है, काफी थीन लेयर का ये होता है बना हुआ। आप देखेंगे ये सभी थीन लेयर होते हैं, तभी डिफ्यूजन होगा। ब्लड वेसल्स, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उन सभी में जो लाइनिंग होता है वो किसका, स्क्वामस एपिथेलियम का होता है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया आपका कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू आप देख ले यहाँ से यहाँ तक आपके, ये क्या क्या इसके मेन फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा और ये इसका लोकेशन हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे ही जो है इसका नाम दिया गया है स्क्वामस एपिथेलियम। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इरेगुलर होगा, फ्लैट सेल्स होंगे उसमें और इरेगुलर बाउंड्री को ये फॉर्म करेगा, जिसको कि पेगमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ टेसिलेटेड एपिथेलियम भी इसको कहा जाता है। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे। अब है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो इसके जो सेल होंगे, सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूब लाइक होगा, क्यूब लाइक इस तरह से आप देखेंगे, बिल्कुल क्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए सिंपल है तो सिंगल लेयर होगा, ओके। सिंपल एपिथेलियम है तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सिंगल लेयर का हो जाएगा। और इसके बीच में, सेंटर में इसके न्यूक्लियस होंगे, बिल्कुल बीच में इसके न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर्ड होगा, यानी कि सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक, अब इसमें देखें, पहले मैं इसको भी, इसका भी स्ट्रक्चर आपको बता दूं। तो एपिथेलियम कौन सा है, ये कॉलुमनर एपिथेलियम है, कॉलुमनर एपिथेलियम। तो कॉलम लाइक इसके जो सेल होंगे वो कॉलम की तरह ऐसे लंबे लंबे होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे। देखिए सिलेंडर की तरह, टॉल एंड सिलेंडर, टॉल एंड सिलेंडर होंगे किसके, तो कॉलम। कॉलम भी आप देखते हैं, कॉलम जो पड़ता है पिलर, पिलर की तरह लंबे लंबे होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेल का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा होगा कि कॉलम की तरह होगा। और इसका न्यूक्लियस, इसलिए अगर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है जिसका न्यूक्लियस ज्यादा ऊपर नहीं जाता है और नीचे ही रह जाता है, यानी कि बेसल हो जाता है, ये पार्ट बेसल कहलाता है। तो बेसल न्यूक्लियस होता है। आप देखेंगे यहाँ पे बेसल, बेसल क्या, यानी कि बेस से सटा हुआ जो पार्ट होता है उसको बेसल पार्ट कहते हैं। तो इसका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, बेसल न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं आप लोग को, बेसल न्यूक्लियस हो जाएगा। अब सिक्रीशन, सॉरी फंक्शन देखेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन जो है, दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट जो होता है यहाँ पे सेम होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस दोनों का मेन फंक्शन जो है वो यही है, सिक्रीशन है। एंड इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि किसी, सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज, बना बनाया चीज को जो है वो बाहर फेंक देना, सिक्रीशन। जैसे आपका हार्मोन्स, तो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ओके। एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर खींचना, अंदर की तरफ खींच लेना, शोक लेना, ओके। तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और बाहर की तरफ अगर कोई प्रोडक्ट को फेंकना, उसको कहते हैं सिक्रीशन कहते हैं। तो सिक्रीशन का मतलब होता है सिक्रीट, यानी कि स्रावित करना, स्रावित करना, ओके। एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि सोखना, अंदर की तरफ खींच लेना। अब देखिए इसके दोनों के लोकेशन, यानी कि ये कहां कहां होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां कहां पे होते हैं, कहां कहां मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी जानना है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोकेशन देखेंगे, तो लोकेशन देखेंगे तो सबसे पहले जो लोकेशन होगा वो होगा आपका, इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि क्यूब की तरह सेल, जिस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में होगा उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं।
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन, सबसे पहला लोकेशन आप देखेंगे तो वो हो जाएगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो उसके जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं वो पीसीटी डीसीटी कहलाता है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दोनों जो ट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। उसके बाद डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स किसको कहेंगे। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसका जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट्स के थ्रू होता है, उसको डक्ट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जिसके जो डक्ट्स होते हैं, तो उसके जो डक्ट्स होंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब इसका फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स होंगे वो क्या होगा आपका, वो किससे बना होगा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो कि आपका बुक में नहीं दिया है बट यहाँ पे देख लेंगे, ओवरी एंड टेस्टिस ऑफ जर्म लेयर, ओवरी एंड टेस्टिस ऑफ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के समय में ओवरी एंड टेस्टिस में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो मौजूद होता है वहां पे। अब इसमें देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसके लोकेशन हो जाएगा, लोकेशन आपका हो जाएगा कहाँ पे, स्टमक में एंड इंटेस्टीन में। ओके, स्टमक एंड इंटेस्टीन में कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, क्योंकि अब जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक बढ़ेंगे कि कुछ जो स्पेशलाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं और कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं जिसके कारण उनका जो लोकेशन थोड़ा सा और फंक्शन जो चेंज हो जाते हैं। ओके, बट बेस जो है आपका यही रहेगा, स्टमक एंड इंटेस्टीन में आपको मौजूद होता है कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर, तो यहां तक समझ में आ गया। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, तो हो गया यहाँ तक, आप लोगों ने देख लिया कि जो एपिथेलियम टिश्यू के जो सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके टाइप्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसका एग्जाम्पल, लोकेशन, ये सभी आप अच्छे से आप लोगों ने देख लिया। ओके, तो चलिए फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं उनके पास मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या होता है, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज पहले से है, ध्यान देंगे इस पे कि मॉडिफिकेशन वर्ड क्या होता है। तो मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण, हिंदी में कहते हैं उसको रूपांतरण कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज आपके पास है, उसी में कुछ चेंजेस अगर आ गया या आपने लाने की कोशिश की या कर दिया खुद से, तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, मॉडिफाई कहते हैं। नया चीज बनाना नहीं होता है, यानी कि जो पहले से जो चीज है उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो देखेंगे जो एनसीईआरटी का लाइन है वो क्या कहता है कि फ्री सरफेस ऑफ सम क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, तो फ्री सरफेस, अब यहां पे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो फ्री सरफेस होता है, तो देखिए जो फ्री सरफेस क्या होगा, क्यूबॉइडल, ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहां है, आपने देखा ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो नीचे तो फ्री सरफेस होगा नहीं, बिकॉज यहां पे क्या है, यहां पे आपका ऑलरेडी ये स्टे कहां करेगा स्टे, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है, ऑलरेडी बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका, तो यहां तो फ्री सरफेस होगा नहीं। तो मॉडिफिकेशन कहां किया जा सकता है, तो यहां पे मॉडिफिकेशन किया जाता है, दोनों में, किसमें, क्यूबॉइडल में एंड आपका कॉलमनर में। सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर जो एपिथेलियम टिश्यू होंगे उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, हाँ, स्क्वायमस में नहीं होता है।
ठीक ना, स्क्वामस में नहीं होता है, ये भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखें आप, दूसरा डायग्राम देखिए, ये आपका कॉलुमनर है, कॉलम की तरह ये बन रहा है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? तो फ्री सरफेस कौन सा होगा? तो ये हो गया इसका फ्री सरफेस, दोनों का फ्री सरफेस। ओके, फ्री सरफेस हो गया यहां पे आपका, ये इसका फ्री सरफेस हो गया, ये इसका फ्री सरफेस हो गया। तो इसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी कि खुद से इसमें चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस कहां आएंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे चेंजेस कहां आएंगे। ये आपका टिश्यू है, टिश्यू है तो सेल का बना है, ऑलरेडी सेल का बना है, ये सभी सेल हैं। ओके, सेल है यहाँ पे, तो सेल है तो सेल का आउटर कवरिंग, एनिमल सेल का आउटर कवरिंग जो होता है वो क्या कहलाता है? आउटर कवरिंग क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसका आउटर कवरिंग कहलाता है, ये तो जानते हैं। इसी में क्या होगा कि इनफोल्डिंग हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग एंड आउटफोल्डिंग, यानी कि अंदर की तरफ अगर फोल्डिंग होता है तो उसको इनफोल्डिंग कहते हैं, और बाहर की तरफ फोल्डिंग होता है तो उसको आउटफोल्डिंग कहते हैं। ओके, तो अंदर की तरफ अगर फोल्डिंग हो गया, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये अंदर की तरफ ऐसे इस तरह से फोल्डिंग कर लिया, इसमें भी अगर ऐसा फोल्डिंग कर लिया, ठीक, इस तरह से फोल्डिंग ये कर सकता है। तो एक ये होगा इसमें कि एक इनसाइड अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर फोल्डिंग हो गया फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, और वो एपिथेलियम टिश्यू कौन सा है? तो क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू में अगर अंदर की तरफ फोल्डिंग हो रहा है, जिसको कि इन फोल्डिंग, यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, तो इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे कि एक ब्रश की तरह स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ब्रश की तरह, ब्रश होता है तो ब्रश की तरह स्ट्रक्चर यहां पे बन गया दोनों में। अब दोनों यहां पे देखिए ब्रश की तरह स्ट्रक्चर यहां पे बन गया। अब एक चीज और यहां पे हो सकता है, दूसरे कंडीशन, दूसरे केस में हम लोग चलते हैं। तो ये वाला जो क्यूबाइडल है और ये वाला जो कॉलुमनर है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो इनफोल्डिंग हो गया। अब यहां पे क्या है कि सीलिया भी आ सकता है, यहां पे सीलिया भी अटैच हो जाएगा। देखिए ये भी मॉडिफिकेशन हुआ, एक में तो फोल्डिंग हो गया बट इसमें सीलिया इसमें बन गया। तो सीलिया जो है वो बना यहां पे, आप सीलिया एंड फ्लैजला इसके बारे में आप पढ़ेंगे, सेल जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो यहां पे आप देखिए सीलिया का यहां पे फॉर्मेशन हो गया, सीलिया बन गया। तो दो मॉडिफिकेशन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, एक में क्या है कि एक में ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर बन रहा है और एक में सीलिया उसके ऊपर आ गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों जो मॉडिफिकेशन है वो फ्री सरफेस पे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो ठीक इसी के नाम पे आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका जो मॉडिफिकेशन होने के बाद तो एपिथेलियम टिश्यू में जो मॉडिफिकेशन हुआ, और वो क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू में मॉडिफिकेशन हुआ, इसलिए इस ये दो अलग टाइप्स बन गए। एक बन गया आपका ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और दूसरा बन गया सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर? दूसरा क्या बन गया? सीलिएटेड एपिथेलियम, और पहला बन गया ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बन गया, क्योंकि ब्रश की तरह स्ट्रक्चर। अब देखिए वहां के स्ट्रक्चर को मैं यहां पे बना देता हूं। तो ये देखिए सबसे पहले क्यूब, तो क्यूब एक क्यूब लाइक सेल बना दिया, उसके अंदर ये आपका आ गया
ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग हो गया यहाँ पे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, और ऑलरेडी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो होता ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ब्रश की तरह दिख रहा है ना, ब्रश की तरह, और ब्रश का काम क्या होता है, सफाई करना। तो यहाँ पे देखिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ पे आ गया। अब ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बन रहा है, तो एक आपका क्यूबॉइडल पे बनेगा, क्यूब लाइक, और दूसरा बनेगा कॉलुमनर पे। ठीक, तो क्यूब लाइक जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी मैंने सिंपल क्यूबॉइडल में आपको बताया था कि कहाँ पे होंगे, तो डक्ट्स ऑफ जो नेफ्रॉन होते हैं, डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो किडनी में मौजूद होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद कॉलुमनर जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, वो कॉलुमनर अगर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा वो कहाँ पे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पे क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो है वो आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, जहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोविलाई का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। इसलिए पहले ही आपने देखा है कि क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर का दो खास जो फंक्शन होते हैं वो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे ये हेल्प करेगा, और माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा। उसमें पूछा जा सकता है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कौन सा होगा, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा या कॉलुमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा। बहुत ही कंफ्यूजन बड़ा रहता है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे सभी, बट उसमें ध्यान रखना है कि कॉलम, लंबे लंबे कॉलम की तरह जो होंगे उसकी जरूरत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, एंड स्टमक में हम लोग फर्दर आके स्टमक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये सिक्रीशन करेगा, तो यहाँ पे कॉलुमनर आपका एपिथेलियम जो कि माइक्रोविलाई बनेगा। क्लियर, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में देखते हैं। तो जब सीलिया आ जाएगा दोनों पे, तो ये भी क्या होगा, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर दोनों पे अगर सीलिया आ जाता है तो ये एक हो जाएगा क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, और एक हो जाएगा कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। दोनों में सीलिया है, तो इसमें क्या होगा कि एक स्टमक में होगा और दूसरा कहां पे होगा, आपका यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। पहले बताया कि ये क्यूबॉइडल जो होगा वो स्टमक में होगा और वहां पे ये म्यूकस सिक्रीट करेगा। दूसरा एग्जांपल इसका है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, जो लंग्स के पार्ट होते हैं स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, वहां पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं जो कि फिल्टर करता है एयर को। ओके, वहां पे जितने भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो अगर पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स तक भी अगर जाता है तो वहां पे क्या होगा, उसमें सीलिया होते हैं और उसको बाहर की तरफ फेंक देता है, ठीक, अंदर नहीं जाने देता। ये इसका फंक्शन हो जाता है। तो क्यूबॉइडल जो होंगे, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम जो होगा वो आपका स्टमक में होगा और दूसरा स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में होगा। तो स्टमक में अगर होगा तो वहां पे म्यूकस का भी सिक्रीशन करेगा, ठीक, और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में जो जो पार्टिकल्स हैं बाहर उसको फेंक देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी मैंने बताया जो कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम होते हैं, ओवम, एंड उसके बाद एम्पुला रीजन पे, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आप पढ़ोगे तो एम्पुला रीजन पे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, तो देखेंगे एक तो फिम्बरी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी से सटा हुआ, ठीक, यहाँ पे एम्पुलर रीजन होता है, ये कैच करता है ओवम को, और यहाँ पे अब देखिए पूरे फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इस पूरे फैलोपियन ट्यूब में आपका यहाँ पे सिलिएटेड, कॉलुमनर सिलिएटेड,
कॉलुमनर सिलिएटेड जो एपिथेलियम टिश्यू का लेयर होगा, ये इसको सिलिया इसका क्या करेगा, एक साथ सिलियरी मूवमेंट जब होता है इसको धकेलते 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 इधर ले आता है, जाइगोट बन गया तो इसको यूट्रस में जाके इम्प्लांट करा देता है। ओके, तो इसकी यहाँ पे जरूरत होती है। ओके, तो ओवम एंड जाइगोट का ये मूवमेंट कराता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। ओके, हो गया? देखिए नेक्स्ट एनसीईआरटी का लाइन क्या कहता है, some cuboidal and columnar epithelia get specialized for secretion and are called glandular epithelium. ओके, क्या कहलाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाएगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो कौन से एपिथेलियम जो होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे। तो ये आपको अभी तक याद हो गया है कि दो ही जो एपिथेलियम होते हैं, एक क्यूबॉइडल और दूसरा आपका कॉलुमनर। ओके, पहला क्यूबॉइडल और दूसरा कॉलुमनर। इसी दोनों का काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये दोनों का फंक्शन है में सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यही दोनों करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पेशलाइजेशन होगा वो इसी दोनों जो टिश्यू हैं आपका एपिथेलियम टिश्यू इसी में होगा। ओके, तो ग्लैंडुलर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में देखेंगे एक होगा आपका यूनिसेलुलर, ध्यान देंगे यहां पे, एक होगा आपका यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड दूसरा आपका हो जाएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दो तरह के हो जाएंगे, एक यूनिसेलुलर, तो इसमें देखेंगे कि इसमें कॉलुमनर होता है, ये यहां पे देखिए, तो कॉलुमनर जो कि आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे बीच में एक गॉबलेट सेल आ जाता है जिससे सिक्रीशन दिखाया गया है, इसको गॉबलेट सेल बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गॉबलेट सेल। ओके, गॉबलेट सेल हो जाएगा जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस, इसको हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं।
ओके, श्लेष्मा बोलते हैं हिंदी में। तो म्यूकस, ये गॉबलेट सेल है आपका। तो गॉबलेट सेल ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, एक ही सेल का बना होता है। देखिए इसमें पूरे में सिर्फ एक सेल दिखाई देगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। तो ये कहलाएगा यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होता है और वहां पे वो म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस का सिक्रीशन गॉबलेट सेल के थ्रू ही होते हैं। इसमें आप देखेंगे इसका जो डायग्राम है वो मल्टी सेलुलर ये स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड में। जो एग्जाम्पल है इसका सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको इतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो इस दोनों को याद कर लें कि गॉबलेट सेल आपका जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, और सलाइवरी ग्लैंड, ऑलरेडी आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पता है। सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में होता है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पे आपका ये होता है। ओके, तो इसको चलिए इसको आप अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ओके, तो यहां तक समझ में आ गया आपका कि आपने देखा, सिलिएटेड भी देख लिया आपने, उसके बाद सिलिएटेड आपने देखा, फिर सिलिएटेड के बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपने पढ़ लिया कि किस तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं ग्लैंड्स के बारे में। जो लिखा है कि ग्लैंड्स जो होता है तो पॉरिंग नेचर, ओके, पॉरिंग नेचर, POURING, पॉरिंग बेसिस पे। पॉरिंग का मतलब होता है ओरेलना। अगर किसी लिक्विड को आप दूसरे किसी पॉट में या कहीं ऐसे डालते हैं तो उसको उड़ेलना बोलते हैं, पॉरिंग बोलते हैं। ठीक, तो पॉरिंग बेसिस पे किस तरह से सिक्रीट कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उस बेसिस पे ग्लैंड्स जो होते हैं वो उसके नाम दिए गए हैं। तो एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, ओके, एंड मिक्स्ड ग्लैंड, ये होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का क्या होता है कि विद डक्ट्स, विथ डक्ट्स, ओके। तो डक्ट्स के थ्रू यानी कि नाले के थ्रू, ट्यूब के थ्रू अगर उसका सिक्रीशन कहीं पहुंच रहा है तो उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और विदाउट डक्ट्स अगर होगा, विदाउट डक्ट्स अगर होगा तो उसको कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें जो एग्जाम्पल होंगे आपका वो एंजाइम्स हो जाएंगे, ईयर वैक्स हो जाएंगे, ओके, स्वेट हो जाएगा, टीयर हो जाएंगे, आंसू, एटसेट्रा। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, उसी तरह जो विदाउट डक्ट्स जितने हार्मोन्स हैं उन सभी का सिक्रीशन विदाउट डक्ट्स होता है। इसमें आप देखेंगे ग्रोथ हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एटसेट्रा, इसमें बहुत सारे हैं। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? जो दोनों हो। तो दोनों कौन सा होगा आप देखेंगे तो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस, ये आपके मिक्स्ड ग्लैंड में आते हैं। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है। हाँ, इसका एक और नाम है, कहीं कहीं लिखा रहेगा हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी आप यहां पे इसको कह सकते हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए ये हो गया। अब हम लोग एक एपिथेलियम टिश्यू का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे दिया हुआ है सेल जंक्शन, सेल जंक्शंस। ओके, तो सेल जंक्शंस में देखेंगे सेल जंक्शंस क्या होता है। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चीज यहां पे आकर के जुड़े मिले तो उसको कहते हैं जंक्शन। ओके, तो सेल में भी जंक्शन होते हैं, दो सेल जब आपस में जुड़ेंगे यहां पे तो ये जंक्शन बनाएगा। ओके, यहां पे जंक्शन बनाएगा, क्लियर। तो ये अलग अलग टाइप के जंक्शन बनाते हैं, एक अलग अलग टाइप के आपको जंक्शन यहां पे बनाते हैं। अगर किसी में लूज होगा, थोड़ा गैप होगा, तो उसी के नाम पे पड़ गया गैप जंक्शन। एक दूसरा, एक गैप है तो दूसरा हो जाएगा टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। और तीसरा हो जाएगा एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। अब देखिए ये तीनों होता क्या है। तो गैप जंक्शन है, तो गैप जंक्शन जब होगा तो ये किस चीज का पैसेज होगा, फॉर आयंस। ओके, सब्सटेंसेस जो होंगे इसमें वो आ जा सकते हैं। तो इसमें गैप है, इसलिए गैप जंक्शन में क्या होगा कि ये जितने भी सब्सटेंसेस है, आयंस है, मिनरल्स हैं, ये सभी या स्मॉल या बिग, आप देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है स्मॉल और बिग मॉलिक्यूल्स, इवन बिग मॉलिक्यूल्स भी आर पार हो सकते हैं, क्लियर। तो ये कहलाएगा आपका गैप जंक्शन, गैप जंक्शन कहलाएगा। टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन तो नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर है ये कि टाइट जंक्शन का ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा लीकेज को, लीकेज किसी टाइप का लीकेज नहीं हो इसको ये प्रिवेंट करेगा। और मटेरियल जो इसमें मटेरियल होंगे वो आर पार नहीं जाएंगे। तो इसका बस एक फंक्शन याद रखना है कि लीकेज जो होता है किसी टाइप का लीकेज ना हो, इसलिए टाइटली ये जंक्शन बनाते हैं जिस जो प्रिवेंट करता है लीकेज को, ये आपका प्रिवेंट करता है। एडहेरिंग का मतलब होता है सटना, चिपचिपा कर देना, तो इसको सीमेंटिंग वर्ड यहां पे आता है, ठीक। ये क्या करेगा आपका कि सीमेंटिंग, सीमेंटिंग प्रोवाइड करेगा, सीमेंट की तरह ये जो है ये प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एडहेरिंग जंक्शन, इसका नाम पड़ा हुआ है। आप देखेंगे जो प्लांट सेल में यहाँ पे इसको डेस्मोसोम कहा जाता है। अगर दो प्लांट सेल आपस में एडहेरिंग जंक्शन से जुड़ते हैं जिसको डेस्मोसोम कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो डेस्मोसोम कहते हैं जो कि सीमेंटिंग सेल्स यानी कि दो सेल को बिल्कुल सीमेंट की तरह चिपका करके रखेगा। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कीप सेल्स टुगेदर, एक साथ ये रखे रहता है, क्लियर। तो चलिए यहां तक आपका एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया और इसको अच्छे से जाके रिवीजन करें, पढ़ें। ओके, फिर से एक बार देखें, खुद से भी आप जाकर के एनसीईआरटी बुक आप देखें और देख करके समझें, उससे नोट्स बनाएं। जो भी डाउट हो आप मैसेज में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। ओके, बाय बाय।